नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जोधपुर में पूरा जो शहर है वो बीती रात सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? आपने देखा होगा कि एक ब्यूटिशियन की 6 टुकड़ों में हत्या कर दी गई है। गुलाम से आखिर क्या रिश्ता था? वैसे तो कहते हैं कि यहाँ पर भाई और बहन का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि उस रिश्ते की साख पूरी दुनिया देती है। लेकिन जोधपुर में जिस रिश्ते में जो कत्ल हुआ है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है और डरा देने वाला है। अनीता यहाँ अपनी ब्यूटिशियन का काम करती है, ब्यूटी पार्लर है, और वहाँ से जैसे ही वो निकलती है अचानक वो अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करती है। उसे पता नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जो पुलिस की प्राथमिक जो रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लोग ये बता रहे हैं कि जो भंवरी देवी कांड हुआ था वैसा ही ये कांड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो अपनी गाड़ी पार्क करती है, गाड़ी की चाबी देने के बाद में वो वहां से निकल जाती है। देर रात होने पर वो वहां वापस नहीं लौटती है। तब उसके घर वालों को चिंता होती है कि आखिर क्या हुआ है। घर वाले पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जाने के बाद में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुलिस पूरा जोधपुर शहर छान मारती है, लेकिन अनीता का कोई पता नहीं लगता, अनीता का सुराग नहीं मिलता। इसलिए पुलिस ये शक करती है कि अब कहीं ना कहीं इनकी फ़ोन कॉल डिटेल को निकाला जाए। जैसे ही कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसके सामने एक नाम आता है, गुलाम। ये गुलाम कौन था और गुलाम क्या चाहता था, अनीता से क्या रिश्ता था, ये सारी बातें खुल करके जब सामने आई तब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जब अनीता जिस दिन गायब हुई थी उसी दिन से गुलाम भी गायब था। अब पुलिस जाती है गुलाम के घर। जैसे ही वो पुलिस गुलाम के घर जाती है तब उसे कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन उसकी पत्नी है, वो ये बताती है कि गुलाम का एक और घर है जहां पर हो सकता है कि आपको वहां गुलाम मिल जाए। जोधपुर के एक किनारे में एक छोटा सा घर, जिसके चारों तरफ यूं मान सकते हैं कि छोटे छोटे घरौंदे हैं, लेकिन एक घर ऐसा जिस घर में अनीता की बॉडी अगर दफनाई हो सकती है तो मानिए आप क्या समझेंगे। उस घर के अंदर एक कम से कम 8 फीट गहरा एक गड्ढा मिलता है पुलिस को। पुलिस जाती है, देखती है उसे, और देखने के बाद में हैरान रह जाती है। अनीता के 6 टुकड़े, आप मानिए कि 2 टांगों के, एक पेट का, 2 सर का, एक गर्दन का। ये इतनी बर्बरता के साथ अनीता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया कि उसके 6 टुकड़ों को लाकर के पूरी तरह से उस कब्र में दफना दिया। और जब कब्र में दफनाया गया तब ऐसा लगा कि किसी को पता ही न चले, ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब यहाँ पर पुलिस को पूरा शक हो गया कि आखिर हो न हो ये गुलाम ने ही कुछ किया है। अब पुलिस की तफ्तीश बहुत सख्ती से पेश आती है। पुलिस वापस जाती है पहले वाले घर में जहां गुलाम की पत्नी रहा करती है। जैसे ही वहां पत्नी के पास पहुंचती है पुलिस तो सख्ताई से जब पूछताछ करती है तब उसकी पत्नी बताती है कि जी हाँ, मुझे यही बताया था जब हत्या करने का पूरा प्लानिंग था, पूरा एकदम योजना था गुलाम का कि अब इसकी हत्या करनी है, किस प्रकार से उसे यहाँ तक लाया जाएगा, किस प्रकार से उसको काटा जाएगा, किस प्रकार से वो छुरी तैयार की जाएगी। उसकी पत्नी के साथ पूरी वार्तालाप होती है। पत्नी ये कहती है कि गुलाम एक दिन थके हुए आए, मुझसे कहने लगे कि चाय बना। जब मैंने चाय बनाई तब वो समझ में आया कि कुछ न कुछ परेशानी है। तब गुलाम ने कहा कि एक अनीता नाम की एक औरत है जिसका मुझे ये काम करना है और इसके लिए हो सकता है कि मुझे कोई बड़ा ऑफर मिल जाए। लेकिन ये सत्य बात थी कि मुझे इस बात की पूरी घटना नहीं थी कि आखिर गुलाम ऐसा क्यों करना चाहता है। जोधपुर के अंदर ये बात पूरी तरह से डरा देने वाली थी कि आखिर अभी मैंने आपको एक बार घटना बताई थी, हैदराबाद की घटना, जिसके अंदर सलीम को संजू बनना पड़ा। और सलीम जब संजू बना तब संजू ने एक हिंदू लड़की से शादी की, और जब उसकी पोल खुली कि वो संजू नहीं बल्कि सलीम है तब उसके कई टुकड़े कर दिए गए। ये एक मिथ्यात्मक बात हो सकती है, लेकिन तथ्यात्मक बात तो यही है कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता आ रहा है। अब पुलिस है जो सख्ताई से पूछताछ करने के बाद में गुलाम की पत्नी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है वो खोल देती है और कहती है कि जी हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गुलाम ने ही ऐसा किया है, क्योंकि हत्या के पहले दिन गुलाम ने पूरी एकदम बायोग्राफी रख दी थी कि कैसे अनीता को लाया जाएगा, कैसे अनीता को बहलाया जाएगा, कैसे वहां ले जा करके उसको फुसलाया जाएगा और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये शब्द जितना भयावह आपको सुनने में लग रहा है उतना ही ये शब्द है। किसी भी भाई बहन के रिश्ते को यूं तार तार करता हुआ शायद ये पहला मारवाड़ का एक ऐसा
आपने स्टोरी सुनी है। मारवाड़ में शायद ऐसी स्टोरियां होती नहीं है। मारवाड़ में लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को निभाया जाता है, यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। लेकिन गुलाम ने ऐसा क्यों किया, ये कमाल की बात थी और हैरान कर देने वाली बात थी। जब अनीता के पुत्र ने मीडिया के सामने बात की तब वो कहता है कि गुलाम से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन गुलाम ऐसा काम करेगा और गुलाम के ही दूसरे प्लॉट के अंदर जहां उसका छोटा सा मकान था वहां उस कब्र में अनीता के 6 टुकड़े मिलेंगे। ये बड़ी गजब की बात थी। मतलब यूं कह सकते हैं कि एक उस पुत्र के लिए ये सोचना, ये समझना कितना बड़ा भयानक स्थिति हो सकती है। हम मानते हैं कि हर रिश्ते की एक दरमिया कहीं ना कहीं सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन क्या गुलाम ने जो किया वो सही किया? गुलाम फरार है, उसकी पत्नी सिर्फ इतना बोल रही है कि ये जो किया वो गुलाम ने ही किया है। अब प्रथम दृष्टया ये मान सकते हैं कि गुलाम की जो पत्नी ने जो कहा उसके आधार पर गुलाम ने ही ऐसा किया है, लेकिन जब तक कोर्ट के अंदर गवाही और सबूत पेश नहीं हो जाते तब तक कोर्ट किसी भी साक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यानी कि उसे किसी भी तरह से एक प्राथमिक दृष्टि से हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए पत्नी के भाषण को, अगर पत्नी के यहाँ मैं भाषण कहूँगा क्योंकि वो भाषण दे रही है, उसकी आंखों में दर्द नहीं है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है। जब वो पहली बार गुलाम से मिल रही थी, गुलाम उसे बता रहा था कि किस प्रकार से एक महिला को अगवा कर लिया जाएगा और उसको अपने घर से ला करके उसके 6 टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए? क्या हम ऐसा पत्थर दिल समझ सकते हैं कि कोई हमें किसी मारने की कोई योजना बताए और उसको बताए कि हम इस प्रकार से यूं कटिंग करेंगे? अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो वहां भी करीबन दर्द होता है। और जोधपुर वो धरती है जहां पर खेजड़ली नामक एक बहुत ही प्यारा सा स्थान है, जहां पर बहुत साल पहले लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था केवल और केवल एक पेड़ के लिए। क्या उसकी आंखों में नमी का कारण नहीं था? क्या उसकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ ये सुनती रही कि हत्या कैसे की जाएगी? जोधपुर में बीते 2 दिन से लोग परेशान हैं। लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, लोग अपनी बहुओं को बाहर नहीं भेज रहे हैं। एक बार फिर से यूं कह सकता हूं कि जोधपुर में महिलाओं का लॉकडाउन लग चुका है। सोचिएगा आप जरूर, सोचने वाला विषय है, गंभीर विषय है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि सलीम संजू बन जाता है और वो एक हिंदू लड़की से शादी करता है और 1.5 महीने बाद में जैसे ही राज खुलता है कि वो संजू नहीं है, वो सलीम है, तब उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आखिर कब तक टुकड़े होंगे ऐसे? सोचिएगा, आखिर कब तक ऐसे टुकड़े होंगे? ये जोधपुर की घटना है। अब मुझे नहीं लगता कि राजस्थान पूरी तरह से सेफ है। क्या कहें इसको, क्या न कहें इसको? प्रथम दृष्टया पुलिस जो भी कह रही है वो एक्सेप्टेबल है बात। पुलिस क्या कहती है, सीबीआई क्या कहती है, ये सारी रिपोर्ट्स में आ जाएगा। लेकिन ऐसे अपराधियों को आखिर डर क्यों नहीं है? आखिर उस महिला का कसूर क्या था? वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपने घर से निकलती है, अपने घर से निकलने के बाद में ब्यूटिशियन का काम करती है और बाद में वो अपने घर आती है। उसके जवान बेटे हैं, उसका पूरा घर एकदम हंसी खुशी से है, लेकिन क्या उसको जरूरत पड़ी कि गुलाम के चंगुल में वो फंस गई? आखिर ऐसा क्या था? ये 2 दिन बाद चलेगी, 4 दिन बाद चलेगी, इसके बाद में इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। फिर एक बेटी वापस कहीं शिकार होगी और उस शिकार होने के बाद में फिर हम मोमबत्तियां लेके निकलेंगे। हम मोमबत्तियां लेके निकलना जानते हैं लेकिन आवाज उठाना नहीं जानते। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या आप सोचिएगा कि क्या हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित है? कभी भी कुछ भी किसी भी समय लकड़ी काटने के जैसे उनके टुकड़े कर दिए जा सकते हैं। तो सोचने वाला विषय है। सर्कुलरिज्म की बात आती है, जहां पर राष्ट्रवादी की बात आती है, वहां एक तरफ राष्ट्रवादी है, एक तरफ अपनी विचारधारा है, लेकिन सत्य तो यही है कि जो ये टुकड़े कर रहा है उनके साथ कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए। आपका क्या विचार है आप जरूर बताइएगा। और जोधपुर का अगर खास तौर पर आपने लक्ष्मणगढ़ को अभी हाईलाइट होते हुए देखा होगा, लक्ष्मणगढ़ क्यों हाईलाइट हुआ? वो किसी न किसी घटना की वजह से हाईलाइट हुआ। वैसे ही जोधपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। आप बने रहें, मैं आपके साथ वापिस इसी घटना पर आऊँगा और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं उनको जिनके साथ ऐसा हुआ है। उनके परिवार के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा और भगवान उनको आत्मविश्वास बनाए रखे, उनको विश्वास दे। नमस्कार, जय हिंद।